आज 15 सितंबर का जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है, आज थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा पिक्चर मेरे वाली तो क्लियर नहीं आएगी, पर मेरी पिक्चर क्लियर होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि आप मेरे से सीख क्या पा रहे हैं यहाँ पे। तो आज जो 15 तारीख का एडिटोरियल है द हिंदू का, उसका आप टाइटल देख पा रहे हैं, लिमिट्स ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि पहचान की सीमा क्या है। अब ये पहचान की सीमा की कौन सी पहचान की सीमा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आज का जो एडिटोरियल लिखा गया है, जो मणिपुर में एक अनएंडिंग जो सिलसिला चला है वायोलेंस का, हिंसा का, दो जो एथनिक ग्रुप हैं वहाँ पे, एक कुकी और मैतेई, उनको लेकर उन्होंने अपनी कंसर्न कुछ जाहिर की है, और कोई एडिटर साहब ने कुछ सजेशंस भी सुनाए हैं। और जैसे आप हमारा सबटाइटल देख पा रहे हो, सिविल सोसाइटी शुड स्ट्राइव। अब यहाँ पे पहला वर्ड आपके सामने देख पा रहे हो आप, स्ट्राइव। स्ट्राइव वर्ब होती है जिसका मतलब होता है संघर्ष करना। अब अगर इसकी नाउन वाली फॉर्म में लिखूं तो वो हो जाएगा स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है संघर्ष, यानी कि नाउन हो जाएगी। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और वर्ड भी इस तरह से अपना वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस के अगर अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे बिलीव है, बिलीव मीन्स वहाँ पे क्या रहेगा आपका, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, वो वर्ब होती है, लेकिन जब नाउन की जगह लिखेंगे तो वो बिलीव हो जाएगा। जैसे रिलीव होता है, रिलीव किसी को रिलीव करना, वो वर्ब होती है, लेकिन रिलीफ होगा तो वो नाउन बन जाएगी, राहत। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी को संघर्ष करना चाहिए, टू बी, होने के लिए, नॉन पार्टीसन। पार्टीसन का मतलब होता है जो किसी पक्ष में, किसी आइडियोलॉजी के पक्ष में अपना समर्थन या भेदभाव दिखाता है, तो उसको पार्टीशन बोलते हैं। तो जो हमारी सिविल सोसाइटी है, अब सिविल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी मुद्दे पे एक सिविल सोसाइटी बनाई जाती है, यानी कि समाज के वर्ग से कुछ लोगों का एक समूह बना दिया जाता है, जो किसी भी मुद्दे पे बातचीत या शांति स्थापित करने के लिए लोगों से मिलता है, बात करता है, काम करता है, इस तरह के प्रयास करता है। तो इस तरह से उसको सिविल सोसाइटी कहा जाता है। कोई पुराना रिटायर्ड ऑफिसर हो सकता है, कोई एक रेप्यूटेड डॉक्टर हो सकता है उस जगह का। तो जो एक जाने माने लोग हों, जिनकी समाज में पकड़ अच्छी हो और इज्जत भी हो, तो उन लोगों की जो सोसाइटी बनाई जाती है कुछ पर्टिकुलर पर्पज के लिए, उसको सिविल सोसाइटी बोला जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी को संघर्ष करना चाहिए नॉन पार्टीसन होने के लिए, यानी कि वो पार्टी की किसी पॉलिटिक्स में ना पड़े। और किस लिए करना चाहिए, उन्हें ऐसा ऐड करना चाहिए मदद करने के लिए, किसकी, पीस की, मणिपुर में। तो मणिपुर में पीस को ऐड करने के लिए सिविल सोसाइटी को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि वो नॉन पार्टीसन रहें, यानी कि सिर्फ शांति को सोच के काम करें, ना कि किसी पार्टी के या किसी वर्ग के या उनमें से किसी समूह के हित की को ध्यान में रखते हुए फैसले ले। तो मेन अपने कॉलम में चलते हैं, तो वो बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिसकंसल्टिंग फीचर। तो सबसे ज़्यादा जो डिसकंसल्टिंग फीचर है, यानी कि वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिसकंसल्टिंग है, बेचैन कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है, किसकी, ऑफ द ऑनगोइंग एथनिक स्ट्राइफ। जो ऑनगोइंग का मतलब प्रेजेंट में चलने वाला एथनिक स्ट्राइफ है। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है एथनिक, तो ये एथनिक क्या होता है, इस एथनिक की बात करें तो अगर आप सीधा सीधा डिक्शनरी में जाके मीनिंग देखते हो, तो इसका मीनिंग आपको देखने को मिलेगा जातीय। अब यहाँ पे एथनिक का मतलब होता है, अगर हम एथनिक ग्रुप की बात करें, तो लोगों का वो समूह जो किसी एक ही आइडियोलॉजी को या किसी एक ही धर्म को या किसी सिद्धांत को फॉलो करता है। तो यहाँ पे एथनिक संघर्ष की बात, एक कुकी समुदाय है और दूसरा मैतेई समुदाय है। तो ये दो अलग अलग एथनिक ग्रुप हो जाते हैं, यानी कि कुकी लोग एक जैसे विश्वास वाले लोग हैं और मैतेई दूसरे तरह के लोग हैं। तो ये जो एथनिक जातीय संघर्ष चल रहा है मणिपुर में, रिमेन्स, इसका जो सबसे डिस्कंसल्टिंग फीचर है वो रिमेन्स का मतलब बना रहता है। अब देखो, आप इसमें देखो टेंसेस को आइडेंटिफाई करो, तो वो कहते हैं द मोस्ट डिस्कंसल्टिंग फीचर, ये सबसे ज्यादा जो डिस्कंसल्टिंग फीचर है ये क्या है, रिमेन्स बना हुआ है। क्या, द इनेबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी, ये सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स की इनेबिलिटी बना हुआ है, कहीं के लिए, राइज करने के लिए, कि वो राइज कर पाए अबाउ, ऊपर, देयर एथनिक एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है संबंध और जुड़ाव। जैसे आपने स्कूल की गाड़ियों पे देखा होगा, वहां पे लिखा हुआ होता है
एफिलिएटेड टू सीबीएसई और अदर बोर्ड। तो एफिलिएशन का मतलब जुड़ाव। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी भरा जो फीचर है इस जातीय संघर्ष का जो मणिपुर में चल रहा है, वो सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि उनके जो प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी एबिलिटी को दिखाता है, बना हुआ है कि वो अपने एथनिक एफिलिएशन से ऊपर राइज नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि वो या तो मैतेई के हित के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, या दूसरे वर्ग से जुड़ो के देख रहे हैं, तो उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। एंड वर्क टुवर्ड पीस, और वो शांति के लिए काम इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए आज का टाइटल बनाया भी गया है क्या, जिसको हमने कहा है ये कि सिविल सोसाइटी को संघर्ष करना चाहिए, और लिमिट्स ऑफ आइडेंटिटी, कि हमारी वो आइडेंटिटी की सीमाएं क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इज एग्जाम्पलीफाइड, ये चीज़ एग्जाम्पलीफाइड होती है। ग्रामर के रूल की बात करें तो मैं बताता भी रहता हूँ आपको कि पैसिव का एक ही रूल होता है, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी को हम मेन वर्ब की जगह रखते हैं, क्यों? क्योंकि पैसिव में हम किसी के साथ कुछ होने की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं दिस इज एग्जाम्पलीफाइड। जैसे अगर हम ये सेंटेंस की बात करें, ही इज रिस्पेक्टेड, तो इसका मतलब है कि वो सम्मानित होता है, यानी कि उसे सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं सम्मान वो करता नहीं है, उसी के साथ किया जाता है। वही इज़ारम वर्ब की थर्ड फॉर्म देख पा रहे हैं, ही की जगह क्या आ जाता है, दिस, और यहाँ पे इज और एग्जाम्पलीफाइड, यानी कि ये चीज एग्जाम्पलीफाइड होती है। यानी कि इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है बाय द एक्ट ऑफ दैट इज मैतेई पेईबी। अब ये मैतेई पेईबी क्या है, अब इसके बारे में लिखा है एन एमोर्फस ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मैतेई वुमेन। तो दैट इज, ये जो नाम है मैतेई पेईबी, ये क्या है, एक संगठन का नाम है जो बाद में लिखा गया है। एन एमोर्फस ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हो एमोर्फस, यहाँ पे मैं इस वर्ड को आपको दिखा देना चाहूंगा। देखो इंग्लिश में MORPH, मोर्फ, ये जहाँ पे कोई वर्ड आएगा तो इसका मतलब आकार से होता है। मोर्फ का मतलब क्या होता है, आकार। जैसे अब इंग्लिश का एक वर्ड होता है जूमोर्फिज्म, क्या बोलते हैं उसको हम, जूमोर्फिज्म। जू जो है वो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ZO एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, और मोर्फ आकार को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार जब हम अपने देवी देवताओं को वो जानवर वाली शक्ल प्रोवाइड करते हैं, उनके आकार में दिखाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, जूफॉर्मिज्म। और ये जो ए वर्ड होता है, ए अक्सर वर्ड को नेगेटिव बना देता है। जैसे THEIST, थीस्ट का मतलब ईश्वर को मानने वाला होता है, लेकिन अगर आप उसके साथ अथिस्त लगा देते हो तो वो ईश्वर को ना मानने वाला हो जाता है। तो चूंकि मोर्फ का मतलब आकार होता है और उसके साथ उन्होंने एमोर्फस कहा है, तो बिना आकार का, जिसका कोई आकार नहीं है, यानी कि कोई उसका ढांचा नहीं है, जैसे उसका कोई बोर्ड बना हो, उसके अधिकारी तय किए हो उनका वो, तो इस तरह नहीं, बस ऐसे ही कुछ लोगों ने संगठन बना लिया है। तो एक एमोर्फस ऑर्गेनाइजेशन है इसका, मैतेई वोमेन का। दो जातियों में संघर्ष है, तो वो मैतेई वोमेन का एक समूह बना है, हु हैव इन द पास्ट, जिसने पास्ट में क्या किया है। अब यहाँ पे देखो मैतेई वुमेन की बात की है, जिन्होंने क्या किया है, पास्ट में मोबिलाइज किया है अगेंस्ट आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के खिलाफ वो मोबिलाइज हुए हैं। मोबिलाइज किया है उन्होंने, यानी कि उनके खिलाफ वो संगठित हुए हैं, उनके खिलाफ उन्होंने गुट बनाया है, और गुट बनाकर वो सामने आई हैं। तो मैतेई वुमेन का एक एमोर्फस ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा ही नॉर्मली बनाया हुआ है, उसका कोई ढांचा या स्ट्रक्चर नहीं है, और उन्होंने पास्ट में आर्म फोर्सेस के खिलाफ क्या किया है, मोबिलाइज किया है। और किसके खिलाफ, पुलिस एक्सेसिस के खिलाफ। एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता, एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता। तो यहाँ पे पुलिस एक्सेस का मतलब है पुलिस की ज्यादती, पुलिस की ज्यादती के खिलाफ, एल्कोहलिज्म के खिलाफ, और ड्रग एडिक्शन के खिलाफ। और ड्रग एडिक्शन को तो जानते ही होंगे आप, नशे की लत के खिलाफ उन्होंने मोबिलाइज किया है। एंड सेक्सुअल वायलेंस इन द स्टेट, और स्टेट में जो सेक्सुअल वायलेंस होता है वुमेन के खिलाफ, इसके खिलाफ उन्होंने मोबिलाइज किया है। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, तो संघर्ष के दौरान दैट हैज रेज्ड ऑन, जो रेज ऑन किया है जिस संघर्ष ने, सिंस अर्ली मई, अर्ली मई से। अब यहाँ पे आप फिर रूल देख पा रहे हैं, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, घटना होने के बाद, और हैव की SEIS फॉर्म लगाई गई है, तो हैज रेज्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जाता है, SEIS की जरूरत होती है हमें। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष के दौरान, दैट हैज रेज्ड, जिसने रेज किया है,
अर्ली मई, यानी कि वो संघर्ष जो पूरे उग्र रूप में सामने रहा है। रेज का मतलब होता है पूरी उग्रता, प्रचंडता के साथ किसी चीज का होना, जैसे वॉर इज रेजिंग, यानी कि वॉर क्या है, पूरे प्रचंडता से इस टाइम चल रही है। तो उन्होंने क्या किया है कि इस संघर्ष के दौरान जो बहुत ही प्रचंड रूप में रहा है अर्ली मई से, हाउएवर फिर भी द मेरा पे बी, ये जो संगठन है, हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स डिसरप्टिंग। हैज बीन वर्किंग का मतलब क्या है, ये काम करता आ रहा है। अगर हम हैज बीन की बात करें तो इसका मतलब है कि ये संगठन रहा है वर्किंग, काम करते हुए, टुवर्ड्स डिसरप्टिंग, किसकी तरफ, डिसरप्ट करने की तरफ। डिसरप्टिंग का मतलब होता है किसी चीज के ओरिजिनल कोज में बाधा डालना, उसे डिसरप्ट करना या उस चीज को तितर बितर करना। और किसको डिसरप्ट करने के लिए उसने काम किया है, ऑपरेशंस ऑफ द असम राइफल, असम राइफल के ऑपरेशंस को उसने डिसरप्ट करने की कोशिश की है। असम राइफल हमारी एक रेजिमेंट है, जैसे आर्मी में हमारी रेजिमेंट होती है, जाट रेजिमेंट है, गुरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, ऐसे ही असम राइफल्स है जिसको वहां पे पोस्ट किया गया है। तो वहां पे क्या करते हैं, तो असम राइफल के ऑपरेशन को उन्होंने डिसरप्ट किया है इन देयर अटेम्प्ट, उनका जो प्रयास होता था मेंटेन पीस। तो हम पूरे सेंटेंस को पढ़े तो इस संगठन ने असम राइफल के शांति को स्थापित करने के प्रयासों को के खिलाफ क्या किया है, उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की है। और स्पेशली इन द फुट हिल्स, और खास तौर से फुट हिल्स में, यानी कि पहाड़ों के नीचे वाले इलाके में। फुट हिल का मतलब होता है कि किसी पहाड़ की जो जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पे, जैसे हमने कहा देयर वाज ए हिल, देयर वाज ए हट एट द फुट हिल, तो वो वाली चीज़। अब फुट हिल की बात करें, जैसे ये पहाड़ी है एक, तो यहाँ पे हमने कोई झोपड़ी बना दी तो दैट इज फुट हिल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दीज एरियाज, इन एरियाज को क्या कहा गया है, बफर जोन्स कहा जाता है। अब ये बफर का मतलब क्या होता है, बफर का मतलब होता है दो विरोधी चीजों को अलग रखने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसे बफर बोला जाता है, ताकि ये चीज एक दूसरे के संपर्क में ना आए। तो इन्होंने क्या किया है कि ये एरियाज जो हैं जिन्हें बफर जोन कहा गया है, वर क्रिएटेड, इनको क्रिएट किया गया था। टेंस के हिसाब से देखें, जैसे इजारम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है, ये काम किया जाता है। तो वहीं आपने वॉज, वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई की है और सब्जेक्ट यूज किया है, तो इसका मतलब होता है हमारे सब्जेक्ट के साथ ये काम हुआ था। जैसे हम बोले ही वॉज इंसल्टेड, उसे इंसल्ट किया गया था। तो यहाँ पे है बफर जोन्स वर क्रिएटेड, बफर जोन्स क्रिएट किए गए थे, कहे के लिए, एंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए। क्या पक्का करने के लिए, दैट देयर इज नो फर्दर एस्केलेशन, कि आगे कोई एस्केलेशन ना हो, टू एंश्योर दैट देयर इज ना हो नो फर्दर। फर्दर का मतलब आगे, एस्केलेट करने का मतलब जैसे वो एस्केलेटर होते हैं ना, कि ऊपर जाते हैं बहुत तेजी से फिर नीचे आते हैं, तो एस्केलेट करने का मतलब होता है यहाँ पे उसे बढ़ाना, ऑफ वायलेंस। तो उन्होंने कहा जो बफर जोन क्रिएट किए गए थे और इसलिए बनाए गए थे कि ताकि जो वायलेंस है वो एस्केलेट ना हो, वो और ज़्यादा ऊपर ना जाए। और किसके बीच में बनाए गए थे, बिटवीन आर्म विल्डिंग पीपल। आर्म विल्डिंग पीपल का मतलब, अब यहाँ पे जो वर्ड है विल्ड, विल्ड का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, थामना, उसे लहराना। तो यहाँ पे हम आर्म्स विल्डिंग पीपल का मतलब होगा हथियार बंद लोग, यानी कि हथियार थामे हुए लोगों को, ऑफ द टू एथनिक कम्युनिटीज। तो वो बफर जोन किसके लिए बनाए गए थे, उन एथनिक कम्युनिटीज के बीच में, उन हथियारबंद लोगों के, ताकि वो आमने सामने ना आए और हिंसा जो है वहां पे बहुत ज्यादा एस्केलेट ना हो। बट देयर हैव बीन वायोलेंट अटैक्स, हैव बीन का मतलब हो चुके हैं या रहे हैं, वो वायोलेंट अटैक्स रहे हैं, हिंसा के हमले हुए हैं विद द आर्म्ड फोर्सेस अनेबल टू एक्ट। वो किस स्थिति में हुए हैं, विद के साथ पढ़ेंगे पहले, विद द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस रही हैं अनेबल, अनेबल कहीं को में अटैक करने में ऑन टाइम, किस कारण, बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन, इस डिसरप्शन के कारण। तो उन्होंने उनके ऑपरेशन को डिसरप्ट करने की कोशिश की है और वो कहते हैं कि काफी वायोलेंट अटैक्स हुए हैं। उस किस वजह से रहे हैं, इस वजह से हुए हैं कि आर्म फोर्सेस अनेबल रही हैं एक्ट करने के लिए ऑन टाइम में, किसके कारण, इस डिसरप्शन के कारण। यानी कि वो जो वुमेन समुदाय हैं जिन्होंने आर्मी के सामने इस तरह की चीजें की हैं। अब अगर वो लोग सड़क पे बैठ गए या उनके आने जाने में, उनकी गाड़ियों को मोबिलाइज होने में प्रॉब्लम क्रिएट की, तो वो टाइम पे एक्शन नहीं पे पाए। अलेजली, आरोप के अनुसार, बाय द मायरा पे भी अमंग अदर्स, यानी कि बाकी संगठन के बीच में जो मेरा पे भी था, जो मैतेई वुमेन का जो संगठन है, क्लियरली उसने क्या किया है, क्लियरली द सिचुएशन हैज बीन ब्रॉट टू ए बॉयल, कि सिचुएशन को एक बॉयल की स्थिति में ले आया गया है, यानी कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं।
उबल रही हैं चीजें। बाय द लूटिंग ऑफ वेपन, किसके द्वारा वो चीज बॉयल पे ले आई गई है? लूटिंग ऑफ वेपन के द्वारा। देखो ये नाउन बना दिया जाता है वर्ब को, जिसे हम जीरंड बोलते हैं। पिछले वीडियोस में मैं जिक्र भी करता आया हूँ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का करती है, काम करती है। जैसे अगर हमने कहा बिफोर रमेश, तो इसका मतलब हो जाता है रमेश, रमेश से पहले। रमेश बनी बनाई नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ खाने से पहले, तो मैं क्या कहूँगा? बिफोर ईटिंग। तो ऐसे आईएनजी लगा के मैंने नाउन बनाया वर्ब को, इसको हम जेरेंड बोलते हैं। जो ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक्शन को कैरी करना, यानी कि वो नाउन तो बना है पर साथ में एक्शन भी कैरी कर रहा है अपने साथ, खाने वाला के खाने से पहले। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आरोप के अनुसार, सॉरी यहाँ से पढ़ते हैं कि सिचुएशन को एक बॉयल के द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा? वेपन की लूटिंग के द्वारा, यानी कि वेपन्स को जो लूटा गया है। बाई बोथ, और किसके द्वारा लूटा गया है? दोनों के द्वारा, कुकी के द्वारा भी और मैतेई ग्रुप्स के द्वारा भी। एंड देयर यूज, और उनका जो यूज रहा है, देयर किसका? जो वेपन्स का यूज रहा है इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में। तो इससे चीजें एक बॉयल पर पहुंच गई, यानी कि मामला बहुत उबल रहा है। बट द इनेबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो इनेबिलिटी है, अयोग्यता है, और इसकी पुलिस की जो अयोग्यता है, एंड द यूनियन गवर्नमेंट डेप्लॉयड आर्म्ड फोर्सेस, और यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा डेप्लॉय किए गए, यानी कि तैनात किए गए जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी असफलता रही है कहे में? इन मेंटेनिंग पीस, पीस को मेंटेन करने में। हैज आल्सो बीन, ये भी रहा है, ड्यू टू सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के कारण। और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के बारे में क्या लिखा है? सपोर्टिंग दोज, उन लोगों को सपोर्ट करने वाले, एंगेज इन वायोलेंस। तो हम इसे यहाँ पे पढ़ेंगे, वायोलेंस में शामिल लोगों को सपोर्ट करने वाले सिविल सोसाइटी के ग्रुप के कारण ऐसा हुआ है। तो किस वजह से ऐसा हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट की, उसकी पुलिस की, और यूनियन गवर्नमेंट डेप्लॉयड फोर्सेस की जो इनेबिलिटी रही है पीस को मेंटेन करने में, और ये सिविल सोसाइटी के ग्रुप के लोगों के सपोर्टिंग की वजह से भी हुआ है, जो उन्होंने वायोलेंस में शामिल लोगों के पक्ष की बात की है। यानी कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो या तो वो कोई मैतेई का समर्थन कर रहा है, कोई कुकी का समर्थन कर रहा है, और इससे चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई है। वहां पे बोलते हैं सम मायरा पे भी रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ मायरा पे भी रिप्रेजेंटेटिव्स ने, अब यहाँ पे लिखा है हेड। अब देखो अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करूं, तो हैव के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए ही होगा। अब उसको पास्ट बनाया गया है, हेड कर दिया गया, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें चाहिए ही लास्ट में। तो अभी हम यहाँ से कोमा के बाद जो चीज लिखी है ये सब एक्स्ट्रा हैं, हमें यहाँ पे पहले वर्ब को ढूंढना है। ये वर्ब मिली हमें थर्ड फॉर्म में, क्लेम्ड। तो यहाँ से हम सेंटेंस का लिंक जोड़ते हैं, सब मेरा पाई भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैड क्लेम्ड, यानी कि कुछ मेरा पाई भी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो क्लेम कर चुके थे। अब ये बीच की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन वेंसडे, यानी कि वेंसडे को न्यू दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीरा पाइबी के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर चुके थे? क्लेम कर चुके थे, ये दावा कर चुके थे दैट दे डू नॉट रिकॉग्नाइज, कि वो नहीं पहचानते हैं द बफर जोन के, बफर जोन को उन्हें नहीं पता है। कॉलिंग देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉल करते हुए, तो उन लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इस संघ के, उन्होंने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक कराते हुए कहा कि हमें नहीं पता बफर जोन क्या होता है। और द प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन पीस कीपिंग, और पीस कीपिंग में जो आर्म्ड फोर्सेस की उपस्थिति है इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, वो एक आदर्श स्थिति नहीं है। इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस, ज्यादा परिस्थितियों में, यानी कि आज जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो हाँ, इस मीरा पाइबी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो वहाँ पे आर्म फोर्सेस की उपस्थिति के खिलाफ है, और वो उस बफर जोन को भी नहीं मानते हैं। बट विद द एथेनाइजेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट का जो एथेनिसाइजेशन हुआ है, अब लॉ एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि वहाँ पे कानून का पालन कराना, लॉ को एनफोर्स करना। और एथेनिक का मतलब होता है वो जातीय वर्ग जो होते हैं। तो एथेनिसाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि यानी कि कानून के पालन को भी क्या कर दिया गया है? जातीय रंग दे दिया गया है। तो लॉ एनफोर्समेंट के एथेनिसाइजेशन के कारण एडिड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और जिसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो एडिड भी है, स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं उसे समर्थन भी है। तो इसमें क्या होता है? दैट seem to have lost its legitimacy। अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें दैट का मतलब जो का मतलब रिलेटिव, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सीम्स महसूस होती है
टू हैव लॉस्ट, खो चुकी, इट्स लेजिटिमेसी, अपने औचित्य को, ऑफ पावर, पावर के, अक्रॉस एथनिक डिवाइड्स, इन एथनिक डिवाइड्स में, यानी कि इन एथनिक्स वर्गों में। तो ऐसा लगता है कि यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी औचित्यता यानी कि सरकार को पावर में रहने की पावर खो चुकी है इन सब लोगों के बीच में। और ये क्या है, और यहाँ पे कहा है एथनिक डिवाइड्स। अब एथनिक डिवाइड्स को वो एक्सप्लेन करते हैं लीडिंग, जो लीड करने वाले हैं, टू डिमांड, एक डिमांड की तरफ को, फॉर ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। तो यानी कि वो सरकार से अलग किसी अलग उसको चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, बाय कुकी रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसमें क्या कहा है, तो इसमें यह कहा है कि कुकी के रिप्रेजेंटेटिव्स के सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिमांड की तरफ जाने वाला है, तो ऐसे ही एथनिक डिवाइड्स के बीच में सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं वो, द आर्म्ड फोर्सेस प्रेजेंस, आर्म्ड फोर्सेस की जो उपस्थिति है, एंड द नीड फॉर बफर जोन, और जो बफर जोन की जरूरत है मेंटेन करने के लिए, सेम बैलेंस, सेम बैलेंस ऑफ पीस। सेम बैलेंस का मतलब होता है एक ऊपर का दिखावा, चाहे वो हकीकत ना हो। जैसे हमने कहा ए सेम बैलेंस ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस का दिखावा, यानी कि बाहर से ऐसा दिखा दिया जाए जैसे कि यहाँ पे पीस है। तो यहाँ पे जो है, तो जो एक जरूरत है बफर जोन की और आर्म फोर्सेस की पीस का सेम बैलेंस दिखाने के लिए, हैव बिकम इसेंशियल, वो जरूरी हो गया है मणिपुर में। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप जो हैं जैसे कि मीरापाई भी है, कैन राइज, वो उठ सकते हैं अबाउ देयर नैरो एथनिक आइडेंटिटी, अपनी संकीर्ण जातीय पहचान से। तो वो कह रहे हैं हमारे एडिटर साहब कि मीरापाई भी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऊपर उठ सकते हैं, दे कैन राइज अबाउ द नैरो, संकीर्ण अपनी एथनिक पहचान से। और कहीं के लिए उठेंगे उसको, टू प्रेस फॉर जस्टिस, कि वो दबाव बनाएं कहीं के लिए, न्याय के लिए। और किसके लिए न्याय हो, फॉर वुमेन, औरतों के लिए, विमेन, और कौन सी विमेन, अफेक्टेड इन द कॉन्फ्लिक्ट, जो उस संघर्ष से प्रभावित है, एंड दस, और इस प्रकार बिल्ड सोलिडेरिटी, और एक सोलिडेरिटी बनाए, मजबूत करें किसको, नेटवर्क को। कौन से नेटवर्क को मजबूत करें, दैट विल ऐड, जो ऐड करेगा किसको, प्रोसेस ऑफ रिकंसिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का मतलब आपस में सहमति, आपस में तालमेल, यानी कि जो मैतेई और कुकी जो दोनों एथनिक ग्रुप हैं वो आपस में रिकॉन्सिल हो सकें, एंड पीस बिल्डिंग, और शांति की स्थापना वहां पर हो सके। तो यहाँ पे हमारे एडिटर साहब बोलते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक आप देखें, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही सेंटेंस है। देखो अब अगर हम इसे देखें, पहले सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप जो हैं जैसे कि मीरापाई भी है, ये क्या कर सकते हैं, यहाँ नीचे चलते हैं, शांति बनाने के लिए और रिकॉन्सिलेशन के प्रोसेस को ऐड करने वाले इसको नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए, और वुमेन जो इस संघर्ष में अफेक्टेड है उनके लिए जस्टिस की मांग को प्रेक्स करने के लिए अपनी संकीर्ण आइडेंटिटी जो है उनकी एथनिक, उससे ऊपर उठ सकते हैं वो। सैडली, लेकिन दुर्भाग्यशाली तरीके से, दैट डज नॉट सीम, ये चीज महसूस नहीं होती है, टू बी, होती हुई, द केस, मामला, टुडे, इसका मतलब है पर यह चीज होती हुई आज नजर नहीं आती है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हैव व्हिप्ड अप, उन्होंने व्हिप अप किया है, द फ्रेंजी, पागलपन को, ऑफ एथनिक हेट्रेड के। अब यहाँ पे व्हिप अप का मतलब क्या होता है, जैसे हम घोड़ा चला रहे होते हैं, WHIP, व्हिप का मतलब होता है कोड़ा। जैसे कोड़ा किसी जानवर को मारते हैं तो वो थोड़ा सा फोर्स होता है, तेज चलता है। तो व्हिप अप का मतलब होता है कि उन्होंने कुछ किया जिससे उस चीज को और भड़का दिया। किसको भड़काया उन्होंने, किसको व्हिप अप किया, तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने व्हिप अप किया है फ्रेंजी को, पागलपन को, एथनिक हेट्रेड के, यानी कि उन्होंने नफरत को बढ़ाया है। पार्शली, थोड़ा सा, ड्यू टू रिकरिंग ट्रोमा, और ये किस लिए किया है उन्होंने, रिकरिंग का मतलब जो बार बार होने वाला ट्रोमा है। ट्रोमा का मतलब होता है आघात। आप कहीं रोड से, हाईवे से जाते हो, कई बार हॉस्पिटल्स पे लिखा होता है ट्रोमा सेंटर, किस वो कहते हैं वो आघात, यानी कि किसी को एक्सीडेंट हुआ है तो वो शारीरिक आघात हुआ है, किसी को मेंटल ट्रोमा भी हो सकता है, कोई सिचुएशन या कोई सूचना ऐसी मिलती है कि वो अंदर से मानसिक रूप से आहत होता है, तो उसे मेंटल ट्रोमा भी बोला जाता है। अब वो क्या रहा है, तो रिकरिंग ट्रोमा जो है किसके, वायोलेंस के। तो वो बार बार हिंसा को झेल रहे हैं और इससे एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ रही है, और सिविल सोसाइटी के लोग भी उसे विप अप कर रहे हैं।
एज मच, उतना ही ज्यादा एज सिनिकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, जितने की ये सन की पक्षपातपूर्ण, जो एक के प्रति कोई अच्छी सोच रखते हैं, एक के प्रति ही पक्षपात भरी सोच रखते हैं, तो जितना वो कर रहे हैं उतना ही ये सिनिकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है। उन्होंने भी किया है, उन्होंने भी व्हीप अप किया है उसको। एंड दिस हैज मेंट, और ये चीज बन चुकी है, दैट द साइकिल ऑफ वायोलेंस हैज एंड्योर्ड, कि जो साइकिल ऑफ वायोलेंस है वो एंड्योर्ड रहा है, यानी कि वो लगातार चलने वाली चीज रही है, वो लगातार बना हुआ है। जैसे एंड्योर्ड, सहना किसी चीज को, बने रहना जैसे एंड्योरेंस होता है, टिकाऊपन होता है किसी चीज का। हिस्ट्री सजेस्ट दैट, हिस्ट्री हमें सजेस्ट करती है, हिस्ट्री संकेत करती है दैट ए ब्रेक थ्रू, कि एक कोई सफलता की शुरुआत हो, पहला ब्रेक थ्रू मिले, कि सफलता कैन ओनली बी, सफलता हो सकती है अचीव्ड, हासिल की गई, यानी कि सफलता को हासिल किया जा सकता है। अचीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनते हैं, जैसे ब्रोकन, टूटा हुआ, अचीव्ड हासिल किया गया। तो यानी कि ये क्या सजेस्ट करते हैं कि सफलता हासिल की जा सकती है थ्रू नॉन पार्टीशन लीडरशिप के द्वारा, कि जो लीडरशिप हो वो नॉन पार्टीशन हो, किसी एक पक्ष की बात ना करें। एंड सिविक डायलॉग, और लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो, अमंग सिविल सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके बीच में एक डायलॉग हो। एज थिंग्स स्टैंड, जैसा कि स्टैंड कर रही हैं चीजें, फिलहाल हैं जो, फॉर दैट टू हैपन, ऐसा होने के लिए, देयर नीड, जरूरत, दे नीड, उन्हें जरूरत है, टू बी क्रेडिबल अल्टरनेटिव, कि वो एक विश्वसनीय विकल्प बने, इसके लिए, टू द करंट लीडरशिप ऑफ द स्टेट, जो हमारी स्टेट की करंट लीडरशिप है, इसके लिए क्या बने वो, एक क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, क्रेडिबल, इसी को हम नाउन की शक्ल दे तो क्या बन जाएगा, क्रेडिबिलिटी, यानी कि उस आदमी की क्रेडिबिलिटी डाउट में है, संदेह में है, क्रेडिबल। अब इसी से एक वर्ड बन जाता है क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब वो आदमी होता है जो बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है, आसानी से विश्वास करने वाला, और हम अपनी आम लैंग्वेज में आसानी से विश्वास करने वाले को बोलते हैं कि कान का कच्चा, जैसे हम बोलते हैं वो कान का कच्चा आदमी है भाई, जो भी उसको कुछ कह दो वो उसी को विश्वास कर लेता है। तो इस तरह से आज इस वर्ग संघर्ष जो चल रहा है वहाँ पे मणिपुर में, उसको लेके कुछ कंसर्न्स और कुछ चीज़ें एडिटर साहब ने उठाई हैं, और बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं फिर। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट टाइम।